हेलो डियर। मैं अंकित वागले आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वागले पर। इस वीडियो में 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे उसकी 2 दिसंबर की शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सोल्व करने वाले हैं। ये वीडियो 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन को मेरे सोल्व करने से पहले खुद से ट्राई करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया जाने वाला क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, और पाई की वैल्यू आपको दी है 22/7। देखिए, मान लो ये कोई घड़ी है और इसकी जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई हमें कितनी दी है, उसकी लंबाई हमें दी है 10.5, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 10.5। घड़ी किस तरह की होती है, घड़ी एक वर्त की तरह की होती है, ठीक है। अगर मिनट वाली सुई की लंबाई हमें 10.5 सेंटीमीटर दी है तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम आर मानेंगे, ठीक है। ये आर की लंबाई हमें दी है 10.5 सेंटीमीटर और उसने हमसे पूछा है 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो इस घड़ी में कितने बजे हैं, 12:10 हुई है, ठीक है। 12:10 हुई है। ये घंटे की सुई है 12 पर और ये मिनट की सुई है, ये कितने पर होगी, यहाँ पर ये 2 पर होगी। अगर 10 मिनट की दूरी ये तय करेगी। 12 से लेकर 2 तक का जो ये एरिया है, ये इतना एरिया, इसका क्षेत्रफल एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए, वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो। वर्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये मैं आपको बताता हूँ। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं वर्त का जो पूरा एक चक्कर होता है ये कितना होता है 360 डिग्री। अगर हमें किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, हमें एंगल क्या लेना है, एंगल इतना लेना है 360 में से जितना त्रिज्य खंड ने केंद्र पर एंगल बनाया है। तो पाई आर स्क्वायर में से हम कितना लेंगे, त्रिज्य खंड ने जितना एंगल बनाया है अपॉन 360। हमें क्वेश्चन में दिया है 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया जाने वाला क्षेत्रफल। अगर हम देखते हैं जो मिनट की सुई है 1 घंटे में कितने का एंगल बनाती है, 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अगर इसने 10 मिनट की दूरी यहाँ पर कवर की तो 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगी ये हम निकाल लेंगे। 10 मिनट में एंगल बनाएगी 360/60 इंटू 10, ठीक है। इतने डिग्री का एंगल बनाएगी। 60 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 6, यानी कि 10 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी मिनट वाली सुई, ये बनाएगी 60 डिग्री का एंगल। यानी कि ये जो एंगल होगा मेरे पास में ये कितने का होगा, ये होगा 60 डिग्री का, ये वाला एंगल, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, हमें आर चाहिए थी और थीटा चाहिए था, ठीक है। इनकी वैल्यू हमारे पास में आ गई। इसमें पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 10.5, 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसको सोल्व करते हैं। देखिए, अगर 60 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 पर जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करते हैं ये आएगा 1.5। पॉइंट यहाँ से भी हटाओ और पॉइंट यहाँ से भी हटाओ, अपॉन में 100 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या बचा 1/6 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन में 100। 3 से यहाँ पर डिवाइड करो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगा 20। 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 5 चौक 20 और 5 से यहाँ पर जाएगा 21 बार, ठीक है। ये 21 आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 11। हमारे पास में ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 21 इंटू 11 और अपॉन में 4, ठीक है। 11 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे ये आएगा 132, 231 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड करो ये आएगा 4 पंजे 20 और 4 से 28, 3 बच गया और 4 से 28 और 4 पंजे 20, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा 57.75, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक टाइपिस्ट का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 5% घटा दिया जाता है। वर्तमान में वह 17,100 रुपये निकलता है। उसका मूल वेतन क्या था? देखिए 20% बढ़ाया गया पहली बार और दूसरी बार क्या किया गया 5% घटा दिया गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अगर बढ़ाने की फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो ये होती है 6/5। ठीक है, यानी कि अगर उसका मूल वेतन 5 था तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया 6। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 और उसने घटाया है तो घटाने की क्या होगी? 20 में से 1 घटाएंगे 19/20। ठीक है, यानी कि अगर उसका वेतन 20 था तो घटाकर कितना कर दिया 19। और उसने 20% बढ़ाने के बाद और फिर 5% घटाने के बाद उसका वेतन वर्तमान कितना है 17,100 रुपये। ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में उसका वेतन क्या था ए था, उसने इस पर क्या किया 20% बढ़ाया यानी कि 6/5 इंटू फिर उसने 5% घटा दिया 19/20। ठीक है, इतना उसका वेतन रह गया होगा और ये इक्वल टू हमें दे रखा है 17,100 रुपये। ठीक है, उसने पूछा है उसका मूल वेतन क्या था। यहाँ से ए की वैल्यू हम निकालेंगे। देखो ए इक्वल टू 17,100 अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये अपॉन में जाएगा 6 × 19 और ये इधर डिवाइड में है तो ये इंटू में जाएगा 5 × 20। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 19 से अगर इसको डिवाइड करते हैं ये जाएगा 9 पर, 19 9 171। ठीक है, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे ये जाएगा 10 पर और 2 जीरो यहाँ पर भी बची है, ये हो जाएगा 300। ठीक है, 5 तिया 15, तो ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी 15,000। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 5 मीटर गहरा और 1.4 मीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार गड्ढा एक मैदान में खोदा जाता है। इसकी खोदी गई मिट्टी का उपयोग 10 मीटर इंटू 8 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए किया जाता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? पाई का मान आपको दिया है 22/7। देखिए उसने क्या किया, उसने एक मैदान में एक बेलनाकार गड्ढा खोदा। बेलन किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। ठीक है, बेलन के आकार का मैदान में एक गड्ढा खोदा और कितना गहरा उसने खोदा इसकी हाइट हमें दी है। ठीक है, 5 मीटर गहरा। और जो इसकी त्रिज्या है ये वाली त्रिज्या, अगर यहाँ से हम देखते हैं ये वाली त्रिज्या, ये उसने हमें कितनी दी है 1.4 मीटर। ठीक है, और आगे उसने बोला है इसकी खोदी गई मिट्टी का उपयोग करके 10 × 8 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए किया जाता है। प्लेटफॉर्म किस प्रकार का होता है? प्लेटफॉर्म एक आयत के प्रकार का होता है, इस तरह से। ठीक है, ये एक आयत के प्रकार का प्लेटफॉर्म है, ये हमने मान लिया। और इसको ऊंचा करने के लिए जो यहाँ से मिट्टी निकली है, यहाँ से मिट्टी निकली है वो इसके ऊपर डाली गई, तो ये किस प्रकार का बन जाएगा? ये एक घनाभ के आकार का बन जाएगा। ठीक है, ये एक घनाभ के आकार का बन जाएगा क्योंकि फ़िलहाल तो इसमें हाइट नहीं है ना, अगर मिट्टी इसके ऊपर डालेंगे तो इसकी हाइट भी हो जाएगी और ये एक घनाभ के आकार का बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक टर्म आपको पता होनी चाहिए, आयतन। आयतन क्या होता है? इसके अंदर कितना पानी आएगा या कितनी मिट्टी आएगी, एक बेलनाकार में कितना पानी इसके अंदर आ सकता है या कितनी मिट्टी इसके अंदर है, वही उसका आयतन होता है। यानी कि इसका आयतन जो है इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा क्योंकि जो इसमें से मिट्टी निकली है वो इसके ऊपर डाली गई है। ठीक है, तो जो इनका आयतन होगा वो आपस में बराबर होगा। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h और घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन है और ये हमारे पास में बेलन का आयतन है। ठीक है, इन दोनों को हमें इक्वेट करना है इक्वल टू। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि जो इसके ऊपर मिट्टी डाली गई है इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी यानी कि कुछ चौड़ाई होगी, और जो मिट्टी इसके ऊपर डाली गई है ये कितना ऊंचा हो गया, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और बेलन की त्रिज्या हमें कितनी दी है 1.4, 1.4 का स्क्वायर 1.4 × 1.4 इंटू बेलन की हाइट हमें कितनी दी है 5 मीटर। ठीक है, इक्वल टू जो घनाभ है इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दे रखी है, उसने बोला है 10 × 8 मीटर के प्लेटफॉर्म को ऊंचा करने के लिए, यानी कि इसकी लेंथ कितनी दी है 10 मीटर और ब्रेड कितनी दी है 8 मीटर। ठीक है, इनकी वैल्यू हमारे पास में है 10 × 8 और इंटू h की वैल्यू हमें चाहिए।
क्वेश्चन में हर एक वैल्यू किस में दी है, मीटर में दी है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि उसने आंसर हमसे पूछा है सेंटीमीटर में। ये 1.4 जो त्रिज्या हमें दी है ये मीटर में है, इनको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, 100 से यहाँ पर, और ये भी मीटर में है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगी, इस टाइम में भी 100 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगी। एच की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं 22/7 इंटू इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 140 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 140 इंटू 5 में करेंगे, ये हो जाएगा 500। ठीक है, और यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको अपोन में लेके जाएंगे, ये अपोन में आ जाएगा। 10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 हो जाएगा, और इंटू 8 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 800 हो जाएगा, और ये एच की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, देन इसको सोल्व करते हैं। 00 से 00 कट जाएगी, और यहाँ पे 00 से ये 00 कट जाएगी। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ऊपर कितना हो गया 10, इस 10 से नीचे वाला 10 कट जाएगा, ये वाला। ठीक है, 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 11 के मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, ये कितना आएगा 77, और अपोन में कितना है 2, 77/2। इसको सोल्व करते हैं, 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, ये आएगा 2 तिया 6, 2 अठे 16 और 2 पंजे 10, 38.5। ठीक है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी 38.5। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 15% और 25% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए उसने इस पर कितने की छूट दी है, 15% और 25% की। वस्तु का कोई अंकित मूल्य होगा, मान लो वो ₹1 था। ठीक है, इस पर उसने छूट दी 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 17/20। ठीक है, और 25% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 25% छूट की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4। ठीक है, इस पर उसने 2 छूट दी है, एक तो 15% की और एक 25% की। छूट देने के बाद मूल्य क्या रहा, ये यहाँ से निकालते हैं, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, इसकी वैल्यू हमें दी है 796.875, 796.875। ठीक है, तो यहाँ से इसका अंकित मूल्य हमारे पास में आ जाएगा। अंकित मूल्य की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या होगी 796.875। ये इधर इंटू में है, ये अपोन में जाएगा 7 × 3, और ये इधर डिवाइड में है तो इधर इंटू में जाएगा 20 × 4। इसको सोल्व करते हैं, देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, इतना आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 265.625 इंटू 80। ठीक है, अपॉन 17। 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 से एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना बच गया 9, 17 पंजे 85, यहाँ पे कितना बच गया 10, 17 छक्की 102, 17 छक्की 102, यहाँ पे बच गया 4, 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, और यहाँ पे बच गया 6 2 8 और 17 पंजे 85। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हमारे पास में आएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2, 8 छंग 48, 2 50, 5, 8 पंजे 40 और 5 45, 8 ही कम 8, 8 और 4 12। ठीक है, इतना आ जाएगा, और इंटू में 10 भी था, उसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 3 अंकों के बाद ये पॉइंट भी था, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य हमारे पास में कितना आ गया 1250 रुपये। यहाँ पर लिख लेते हैं, उसका MP कितना आया 1250। ठीक है, देखिए आगे उसने क्वेश्चन में बोला है वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, उसका CP हमें कितना दिया है, उसका CP हमें दिया है 1000 रुपये। ठीक है, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगर वो इसको MP पर बेचेगा, अंकित मूल्य पर बेचेगा, अंकित मूल्य कितना है 1250 रुपये, और उसका CP कितना है 1000 रुपये, तो उसको तो लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का हो जाएगा 250 रुपये का। 1250 में से 1000 घटाएंगे, 250 रुपये का लाभ कितने पर होगा, CP पर 1000 रुपये पर, तो उसको 250 रुपये का लाभ हो जाएगा 1000 रुपये पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100, परसेंटेज में उसने हमसे पूछा है। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 1 0 से 1 0, तो उसका लाभ कितना होगा 25% अगर वो उसको अंकित मूल्य पर बेचता है।
ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न है। सविता ने पहले 150 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। पूरी परीक्षा में 60% ग्रेड लाने के लिए उसे अन्य 50 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा। परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न है? टोटल प्रश्न है 200। ठीक है, इन 200 में से जो 150 है, 150 में से 70% का सही उत्तर दिया सविता ने। 150 में से 70% का, तो 150 का 70% हम निकालते हैं। 150 का 70% क्या होगा? अगर 10% निकाल लेंगे तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगी। अगर 70% निकाल लेंगे तो 15 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो 105 अंक जो है उसने ले लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है जो एक अंक है वो एक नंबर का है। ठीक है, 105 अंक तो उसके आ गए। उसको अंक कितने लाने हैं? 60%, टोटल में से 60%। अगर 200 का 60% देखते हैं, 200 का 60% कितना होता है? 120। तो टोटल में से उसे कितने लाने हैं? 120 अंक। 105 अंक तो उसने 150 में से प्राप्त कर लिए। बाकी कितने परसेंट बचे? 50। बाकी 50% हमारे पास में बच गए। ठीक है, इन 50% में से उसे अगर 60% टोटल में से लाने हैं तो कितने और अंक उसको लाने पड़ेंगे इन 50 में से। ठीक है, 105 तो उसने यहाँ पे ले लिए, तो बाकी बचे कितने? 15। 120 में से 105 घटाएंगे, ये कितने बचेंगे? 15। तो 15 अंक और उसको लाने पड़ेंगे 50 में। 15 अंक लाने पड़ेंगे 50 में से 60% लेने के लिए, परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 50 दूनी 100, यानी कि 30%। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 10 पुरुष 10 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा करती है। यदि 8 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य करती तो वे इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। 10 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और कार्य बराबर है तो 12 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है? 10 दिनों में कर सकती है। ठीक है, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का रेशो हम निकालते हैं। 10 से 10 कट जाएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 पंजे 10, और 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 छक्की 12। ठीक है, यानी कि जो 5 पुरुष है वो बराबर है 6 महिलाओं के। ठीक है, ये हमारे पास में है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को या तो पुरुष में कन्वर्ट करेंगे या महिलाओं में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 6 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर है? 6 महिलाएं 5 पुरुष के बराबर है। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है 8 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में कार्य को करेंगी। तो 6 महिलाओं के स्थान पर यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ पर 5 पुरुष रख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को पुरुषों में कन्वर्ट कर लिया। देखिए, 10 पुरुष कार्य को कितने दिनों में कर सकते थे? 10 पुरुष कार्य को 10 दिनों में कर सकते थे। ये टोटल वर्क हमारे पास में आ गया। ठीक है, और हमसे पूछा है 8 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में करेगी। इन 6 महिलाओं के स्थान पर हमने क्या रखा है? हमने 5 पुरुष रखे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 और 5 कितने पुरुष हो गए? 13 पुरुष। तो 13 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 100/13। ठीक है, 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91, कितना बच गया? 9, यानी कि ये आएगा 7 सही 9/13। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक धनात्मक संख्या को जब 17 बढ़ाया जाता है, संख्या के व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या क्या है? संख्या आपसे पूछिए। उसने कहा है संख्या को अगर 17 बढ़ा दिया जाए, मान लो वो संख्या ए थी और इसको कितना बढ़ा दिया? उसने 17 बढ़ा दिया, 17 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो गई? व्युत्क्रम के, यानी कि जो संख्या थी उसके व्युत्क्रम इक्वल टू 1/a, उस संख्या का व्युत्क्रम के 84 गुना, इसके 84 गुना के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। ए की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये आएगा a² + 17a इक्वल टू 84। ठीक है, 84 को इधर लेके आएंगे, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी और इसको हम सोल्व करेंगे। 17a माइनस के 84 इक्वल टू 0, और a की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। ठीक है, उसने पूछा है संख्या क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण आपको डायरेक्ट सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर 84 को मैं तोड़ता हूँ, हमें 84 को ऐसे तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना हो? 17 हो। डिफरेंस 17 हो और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो? 84 हो। तो 21 चौक 84, 21 और 4 का डिफरेंस कितना है? 17, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी है? 84। और हमें ए की वैल्यू बतानी है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो बड़े वाला क्या होगा? ये निगेटिव होगा, और संख्या निगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक व्यक्ति ने अपने धनराशि का 1/3 3/1/2%, 1/4 7/1/2% और शेष 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि उसका वार्षिक साधारण ब्याज 1079 रुपये है तो रुपये में क्या निवेश किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए उसने क्वेश्चन में दिया है धनराशि का 1/3, धनराशि का कितना 1/3, और आगे उसने बोला है 1/4, 1/4। तो धनराशि हम यहाँ से मान लेते हैं, धनराशि कौन सी मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 12। राशि हमने कितनी मानी 12। ठीक है, और इस राशि का 1/3, इसका 1/3 निकालते हैं, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12। ठीक है 4, और 1/4 इस राशि का निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12। बाकी कितना बचा, बाकी बचा 4 और 3 7, 7 तो यहाँ पर कवर हो गए, बाकी बचे 5। ठीक है, और उसने बोला था जो 1/3 है ये 1/4 है, और बाकी की हमारे पास में 5 है। उसने बोला है राशि का 1/3, राशि का 1/3 कितने परसेंट पर दिया है, 3 सही 1/2%। इसको यहाँ से सोल्व करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसका 3 सही 1/2%, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2%। ठीक है, और 1/4 कितने के परसेंट पर दिया, 7 सही 1/2% पर, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2% पर। ठीक है, और जो बाकी की शेष राशि है उसने कितने पे दी, 8% पर। यहाँ तक क्लियर। और उसका टोटल साधारण ब्याज हमें कितना दिया है इस राशि पर, 1479। ठीक है, ये राशि हमें दी है। तो यहाँ से हम देखते हैं इन राशि पर उसको टोटल कितना ब्याज मिला। यहाँ से इनको सोल्व करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, 7 दूनी 14, यहाँ पे आएगा 14%। 15 थी 45, 45 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 22.5%। ठीक है, यहाँ पर मिला 22.5%, और यहाँ पर मिला 5 8 40, 40%। तो इसको ऐड करते हैं, देखिए ये कितना हो गया, 40 और 20 60, 60 और 2 62.5। ठीक है, 62.5 और 14 ये हो गया 76.5, इतने परसेंट। और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, इसकी वैल्यू हमें दी है 1479। ठीक है, 76.5 इक्वल टू, ये हमारे पास में है 1479, और यहाँ पे परसेंटेज भी है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है टोटल धनराशि कितनी थी। ठीक है, 12 की वैल्यू। यहाँ से एक की वैल्यू हम निकालते हैं, एक की वैल्यू क्या होगी, 1479 अपॉन 76.5। ठीक है, और इंटू 100, ये एक की वैल्यू हमारे पास में आ गई। एक की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई, अगर 12 की वैल्यू हमें चाहिए तो इंटू 12। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगी, यहाँ पर जीरो आ जाएगी। ठीक है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 चौक 12, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये 255 आ गया। 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आएगा पंजे पंजे 25 और 5 ही कम 5, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, और डबल ज़ीरो, ये हमारे पास में आ गया। 51 से अगर इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 51 दूनी कितना होता है, 102, 102 यहाँ पे चला गया, ये कितना बचा, ये बचा 45, और ये 9 भी है। ठीक है, ये 459 हमारे पास में बच गया, 459। 459 में अगर 51 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। यहाँ पर 1 है, अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी 9 आएगा। ठीक है, ये जाएगा 9 बार। तो यहाँ पर हमारे पास में 12 की वैल्यू क्या आ गई, 12 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 29 इंटू 200 और इंटू 4। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डबल ज़ीरो तो है ही, 8 नम 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं, 23। तो उसने कितनी धनराशि निवेश की थी, 23,200। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, श्रीमती शर्मा ने अपनी बड़ी पुत्री के लिए 7.35 मीटर कपड़ा, छोटी पुत्री के लिए 6.75 मीटर, पति के लिए 8.57 मीटर और समय के लिए 7.83 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने कुल कितनी पोशाक सामग्री मीटर में खरीदी। ठीक है, मीटर में ही हमें दे रखी है और मीटर में ही हमें निकालना है। इतने मीटर, इतने मीटर और इतने मीटर और इतने मीटर कि उसने पोशाक खरीदी है, कुछ कपड़ा खरीदा है, और इसकी टोटल वैल्यू हमसे पूछी है। तो इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 7.35 प्लस 6.75 प्लस 8.57 और प्लस 7.83। ठीक है, अगर इनको हम ऐड करते हैं, देखिए
7 यहाँ पर है, इस 8 में से 1 निकाल लो और इसको दे दो, यानी कि 7 चौका 28, 28 तो हमारे पास में है ही, 28। ठीक है, हमें पॉइंट वाले और ऐड करने हैं, ये पॉइंट वाले। ठीक है, इनको ऐड करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 5 20, 0 2 लग गए हासिल को। 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 3 23, 23 और 2 हासिल के थे, कितने हो गए 25, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 2.5। 2.5 इसमें ऐड करेंगे 28 में, ये आ जाएगा 30.5। ठीक है, तो टोटल पोशाक उसने कितनी खरीदी 30.5 मीटर। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक व्यक्ति कुछ अलमारियाँ प्रत्येक 1,000 रुपये में और कुछ कुर्सियाँ प्रत्येक 300 रुपये में खरीदने पर 11,000 रुपये खर्च करता है। उसने दोनों वस्तुएं खरीदी। जब कुर्सियों की अधिकतम संभव संख्या खरीदी जाती है तो खरीदी गई अलमारियों की संख्या का कुर्सियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो अलमारी है वो कितने की है 1,000 रुपये की, और जो कुर्सी है वो कितने की है वो 300 रुपये की है, और टोटल उसने पैसे कितने खर्च किए, टोटल उसने पैसे खर्च किए 11,000 रुपये। ठीक है, और उसने हमें बोला है जब कुर्सियों की संख्या अधिकतम हो, यानी सबसे ज़्यादा उसने क्या खरीदी हो, सबसे ज़्यादा उसने कुर्सी खरीदी हो, अधिकतम कुर्सी। ठीक है, अगर वो कुर्सी खरीदेगा 11,000 रुपये टोटल उसके पास है, एक कुर्सी का मूल्य कितना है 300 रुपये। ठीक है, अगर अधिक यहाँ पर हमें कुर्सी खरीदनी है 11,000 रुपये में से, तो जो वैल्यू होगी वो 3 का मल्टीपल होगी। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अगर वो 30 कुर्सियाँ खरीद ले, 3 तिया 9, तो उसके कितने रुपये चले जाएंगे, उसके 9,000 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, और एक अलमारी का मूल्य कितना है 1,000 रुपये, तो 2 अलमारी उसने खरीदी होगी, 2 अलमारी का मूल्य कितने होगा 2,000 रुपये, 2 अलमारियाँ उसने खरीदी होगी। इसको 3 का मल्टीपल होना ही होना पड़ेगा अगर एक कुर्सी 300 रुपये। यहाँ पर उसने 30 कुर्सियाँ खरीद ली और 2 अलमारियाँ खरीद ली, तो इनका अनुपात हमसे उसने पूछा है। ठीक है, तो 2:30, इनका अनुपात क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1:15। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक दुकानदार एक वितरक से 50 किलो चीनी खरीदता है, अपने समय के उपयोग के लिए 5 किलो चीनी रखता है और शेष को एक निश्चित निर्धारित मूल्य पर बेचने की कोशिश करता है। वह उस तय मूल्य पर 15 किलो बेचता है, फिर वह 10% की छूट प्रदान करता है और इसी रियासती मूल्य पर 10% किलो बेचता है। अंत में वह रियासती मूल्य पर अतिरिक्त 25% की छूट प्रदान करता है और अपने द्वारा छोड़ी गई सभी चीनी को बेचने का प्रबंध करता है। चीनी बेचने के बाद उसे कुल 1875 रुपये मिलते हैं और कुल मिलाकर 20% लाभ होता है। यदि वह बिना किसी छूट के पूरे 50 किलो चीनी को उसके मूल मूल्य पर बेच सकता था तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए भाई ये जो कहानी उसने दी है, इस कहानी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वो कितनी चीनी खरीदता है, वो 50 किलोग्राम चीनी खरीदता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और हमने मान लिया जो 1 किलोग्राम चीनी है, जो 1 किलोग्राम चीनी है उसका मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, आगे उसने बोला है अपने समय के उपयोग के लिए 5 किलो चीनी रख लेता है। 5 किलो चीनी तो उसने रख ली अपने पास में, 5 किलोग्राम अपने पास में रख ली। ठीक है, आगे बोल रहा है और शेष को एक निश्चित निर्धारित मूल्य पर बेचने की कोशिश करता है। तो शेष यहाँ से देखेंगे कितनी बच गई, शेष बच गई 45 किलोग्राम। ठीक है, 45 किलोग्राम। आगे उसने बोला है वह उस तय मूल्य पर 15 किलो चीनी बेचता है, यानी कि जो मूल्य हमने माना है 1 रुपये, इस पर वो 15 किलोग्राम चीनी बेच देता है। कितनी बेच दी उसने, 15 किलोग्राम। बाकी कितनी बची, बाकी बच गई 30 किलोग्राम। ठीक है, आगे बोलता है वो फिर वह 10% की छूट प्रदान करता है और इस रियासती मूल्य पर 10 किलो चीनी बेचता है। जो हमारा मूल्य था 1 रुपये, उस पर वो 10% की छूट देता है और 10 किलोग्राम चीनी बेचता है। 1 रुपये का 10% कितना होगा 0.1। ठीक है, तो 0.9 रुपये में उसने चीनी बेच दी 10 किलोग्राम। कितने किलोग्राम चीनी बेची, 10 किलोग्राम चीनी बेची। कितने रुपए की बेची, ये बेची 9 रुपये की। ठीक है, और यहाँ पर इसने बेची थी ये 15 रुपये की। ठीक है, ये मूल्य हमारे पास में यहाँ पर है। आगे उसने बोला है अंत में वह रियासती मूल्य पर अतिरिक्त 25% की छूट प्रदान करता है, यानी कि उसने 10% की छूट तो पहले दे ही रखी थी। ये जो 0.9 में उसने बेची है इस पर उसने 25% की और छूट दे दी। अगर इस पर 25% की छूट देगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है छूट की, 3/4, तो 3/4 की और छूट देगा। इसका 3/4 निकाल लेंगे, ये आएगा 27/40। बाकी जो चीनी बची थी उसने इतने मूल्य प्रति किलोग्राम बेच दी। ठीक है, बाकी कितनी चीनी बची है, बाकी बची है 20 किलोग्राम। अगर 20 किलोग्राम को
इतने के मूल्य पर प्रति किलोग्राम बेचेगा तो कितने की होगी, यहाँ से हम निकालते हैं। ये होगी 20 इंटू 27/40 इतने की, ठीक है। 20 दूनी 40, ये 27/2 इतने की उसकी वैल्यू होगी 20 किलोग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पर इसने 20 किलोग्राम चीनी बेच दी 27/2 की, ठीक है। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है चीनी बेचने के बाद उसे कुल 1875 रुपये मिलते हैं। अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास में कितने रुपये आए, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 13.5, ठीक है। अगर इनको हम ऐड करते हैं 15 15 और 9 24, 24 और 13.5 को ऐड करेंगे, यह आएगा 37.5। तो टोटल उसने 37.5 रुपये की चीनी बेच दी हमारे हिसाब से। और क्वेश्चन में उसने क्या दी है 1875 रुपये की। तो मैं कह सकता हूँ जो 37.5 है ये वैल्यू है 1875 रुपये की, ठीक है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। 375 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50, ठीक है। यानी कि जो हमने मूल्य माना था 1 रुपये प्रति किलोग्राम न होके वो कितना है 50 प्रति किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 50 रुपये है तो यहाँ से 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा, 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य होगा 50 इंटू 50 2500 2500, ठीक है। तो 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमारे पास में कितना आ गया 2500 रुपये। इधर लिख लेते हैं 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आया 2500 रुपये, ठीक है। ये मूल्य हमारे पास में आ गया। एक पॉइंट और उसने हमें क्वेश्चन में दिया है, उसने बोला है जो 1875 रुपये मिलते हैं उसको, इन पर कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है। यानी कि जो 1875 रुपये है ये कितने की वैल्यू है, ये 20% लाभ की वैल्यू है। 20% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 6/5, यानी कि ये 6 की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से उसका CP निकालता हूँ तो CP मेरे पास में आ जाएगा 5 की वैल्यू, ठीक है। ये CP हमारे पास में आ जाएगा। 6 से उसको डिवाइड करते हैं, 6 तिया 18, 6 कम 6 और 6 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर है। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यहाँ पे पॉइंट, 5 ही कम 5, 5 और 1 6, ठीक है। और 5 तिया 15, तो 1562.5 ये हमारे पास में क्या आ गया उसका CP, ठीक है। और एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है यदि वह बिना किसी छूट के 50 किलो चीनी को उसके मूल निश्चित मूल्य पर बेच सकता था तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए उसका CP हमारे पास में कितना आया 1562.5 और उसका MP हमारे पास में कितना है 2500। अगर वो 2500 रुपये में इसको बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा। देखिए 2500 में से 1562.5 घटाएंगे, उसको इतने रुपये का लाभ हो जाएगा। 1562.5 है, अगर इसको मुझे 1600 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा 37.5। अब ये 1600 हो गया, ठीक है। 2500 में से 1600 घटाओ कितना आएगा 9, यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 937.5, इतने रुपये का उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज में हमसे पूछा है तो परसेंटेज में हम निकालते हैं, 937.5 रुपये का लाभ हो गया कितने की राशि पर 1562.5 की राशि पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 15625 क्या होता है 25 का क्यूब होता है, तो इसको 25 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे कितना आएगा, पॉइंट से तो पॉइंट कटी जाएगी ऊपर, ये आएगा 625, ठीक है। और 25 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 चौका 100। देखिए 25 से फिर इसको डिवाइड करते हैं, 25 से कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे ये कितनी बार जाएगा 25 से, 25 या 75, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 18, 187 हो गया। इसमें अगर 25 से डिवाइड करते हैं ये जाएगा 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 12, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 ही कम 25, यहाँ पे कितना बचा 12 और 25 पंजे 125, तो यहाँ पर हमारे पास में बचा 15 इंटू 4, ठीक है। 15 चौका 60, तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा, उसको 60% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति समान आकार के वर्ग टाइलों के साथ अपने हॉल के भूतल जो कि 4.83 मीटर लंबा और 5.67 मीटर चौड़ा है को प्रस्त करने का फैसला करता है। सबसे बड़े संभावित वर्ग टाइल की भुजा क्या होगी। सबसे बड़े संभावित वर्ग टाइल की भुजा आपको बतानी है। देखिए भाई टाइल का आकार हमें क्या दिया है वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है A² भुजा का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पर जो टाइल है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे रखा है, यानी कि जो टाइलें हैं वो एक आयत के आकार की होगी, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये क्या होगा 4 × 8 3 इंटू 5 × 6 7। जितने क्षेत्रफल में उसको टाइल लगानी है ये क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया, ठीक है। और उसने हमसे पूछा है सबसे बड़े संभावित वर्ग टाइल की भुजा क्या होगी। देखिए अगर सबसे बड़े संभावित वर्ग टाइल की भुजा आपको निकालनी है तो ये जो होगी, ये जो वैल्यू हमारे पास में आएगी मल्टीप्लाई करके, ये ए स्क्वायर का मल्टीपल होगी, है ना, ये ए स्क्वायर का मल्टीपल होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये जो वैल्यू मेरे पास में आएगी ये x इंटू ए स्क्वायर होगी। ए स्क्वायर में किसी की मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आई होगी। उसने वर्ग टाइल की भुजा हमसे पूछी है, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये मीटर में हमें दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि आंसर हमसे पूछा है सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे, क्या आएगा 483 इंटू 567, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। देखिए अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा 27, 38 और 61, ये हमारे पास में आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब हम ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जिसका स्क्वायर करके ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाए, ठीक है। देखिए इसके अंकों का योग हम पहले देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम उठाएंगे। देखिए 7 2 9, ये तो हटा ही दो, एक इसको दे दो, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2, ठीक है। 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि इसके अंकों का योग क्या है 9 है। तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं किसके अंकों का योग 3 या 9 है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 2 और 1 3, यानी कि 21 के अंकों का योग कितना है 3 है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 4 2 6, इसके अंकों का योग 6 है, और 6 में क्या क्या होते हैं, 6 में क्या होता है, एक 3 होता है, एक 2 होता है। तो 2 से तो यह संख्या डिवाइड नहीं होगी, अगर 2 से डिवाइड करनी है तो लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2। 7 और 2 9, ये हमारा आंसर हो सकता है। 3 और 2 5, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसने हमसे पूछा है सबसे बड़े संभावित वर्ग टाइल। सबसे बड़ा कब आएगा, जब हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। अगर हम छोटी संख्या के स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर आएगा, है ना। अगर हम बड़ी संख्या के स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर आएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा 27 नहीं होगा, ये बड़ी संख्या है, हमारा राइट आंसर होगा 21, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शन से उठा सकते हो। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 21 के स्क्वायर से इसको डिवाइड करके देखो 441 से, ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक कक्षा में 48 छात्र लड़के और लड़कियां हैं। कक्षा में 32 लड़कों का औसत वजन 50.25 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 45.15 किलोग्राम है। कक्षा का औसत वजन क्या है, यानी कि पूरी कक्षा का औसत वजन आपसे पूछा है। कक्षा में छात्रों की टोटल संख्या हमें कितनी दी है 48, ठीक है। और इनमें से जो 32 लड़के हैं, 32 लड़कों का औसत वजन हमें कितना दिया है 50.25 किलोग्राम, 50.25 किलोग्राम, ठीक है। तो लड़कियां कितनी बची 48 में से 32 घटाएंगे, ये बच गई 16। 16 लड़कियों का औसत वजन हमें कितना दिया है 45.15 किलोग्राम, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत वजन हमें चाहिए, तो यहाँ से हम इनका योग निकाल लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखो 32 को मैं तोड़ सकता हूँ 16 × 2, ठीक है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 50.50, ठीक है। और इधर आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100.50, और इसमें 16 से और मल्टीप्लाई करनी है। 16 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 16 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 और 8 24, 16 पंजे 80, 80 और 2 82 पॉइंट, 16 चौक 64, 64 और 8 कितने होते हैं 72। तो लड़कियों का कुल योग मेरे पास में कितना आ गया 722.4। तो कक्षा का औसत वजन क्या होगा, कक्षा का औसत वजन होगा इनका योग और बटे 48, ठीक है। इनका योग हम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, इन दोनों का योग आएगा 2330.4। तो पूरी कक्षा का जो औसत एवरेज होगा वो कितना होगा 2330.4 अपॉन 48, इतना। इसको सोल्व करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 12 नम्बे 108, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24.2, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ पे बच गया 3, 4 अट्ठे 32,
ठीक है। 4 अट्ठे 32, यहाँ पे बच गया 2, 4 पंजे 20 पॉइंट, 4 पंजे 20, हमारा राइट आंसर होगा 48.55, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा यदि 2200 रुपये की धनराशि 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निवेश की जाती है। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक आपको बताना है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, प्रिंसिपल हमें दिया है 2200 रुपये। ठीक है, और ईयर हमें कितने दिए हैं, ईयर दिए हैं 2 वर्ष, और रेट हमें दी है 12%। ठीक है, उसने अर्धवार्षिक रूप से बोला है, अर्धवार्षिक रूप से प्रत्येक 6 महीने में। ठीक है, एक साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार, तो 2 साल में कितनी आएंगे, 4 बार। ठीक है, तो वर्षों की संख्या हमारे पास में कितनी होगी, 4, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से। 12% जो रेट है हमारे पास में ये वार्षिक है। अगर एक साल की रेट 12% है तो हाफ ईयर की रेट क्या होगी, यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6%। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज को मर्ज करेंगे। प्रत्येक 6 महीने में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 6%। ठीक है, 6% ब्याज मिलेगा, और ऐसे ऐसे 6 महीने कितने हैं मेरे पास में, 4। 6% यहाँ पे मिला पहले में, 6% फिर मिलेगा, और 6% फिर मिलेगा, और 6% चौथे साल मिलेगा। ठीक है, इन परसेंटेज को मर्ज करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है a + b प्लस AB/100। यहाँ से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको मर्ज करते हैं, यानी कि इन दोनों का योग a + b कितना होगा, 12, और इन दोनों का स्क्वायर और अपॉन 100, 6 चंग 36, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.36। ठीक है, इसी प्रकार इनको मर्ज करेंगे, 6 दूनी 12, 12.36, ये भी इतना आएगा। अब इन दोनों को हम मर्ज करते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को मर्ज करेंगे 12 और 12 24। ठीक है, 12 और 12 24, और 36 और 36 कितने हो गए, ये हो गए 72, यानी कि हमारे पास में आएगा 24.72 प्लस, प्लस में और आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, 0.36 को हम यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम अप्रोक्स में निकालते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, यानी कि हम इसको मान लेते हैं 1.5 के करीब। ठीक है, 1.5 के करीब मान लेते हैं। 1.5 अगर 24.72 में ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2, 7 और 5 12, 4 और 1 5 और 1 6, ये आ जाएगा 26.22। ठीक है, तो राशि का इतना परसेंट हमें ब्याज मिलेगा। राशि हमारे पास में कितनी है, 2200 रुपये, और इसका हमें कितना निकालना है, 26.22%, 26.22%। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो उसको टोटल कितना ब्याज मिलेगा, उसको टोटल इतना ब्याज मिलेगा। 00 से 00 कट जाएगी, और 22 की मल्टीप्लाई 26.22 में करेंगे। देखिए पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4, 4 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, ये इतना आ जाएगा 52.44। ठीक है, अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है। देखिए 4 4 4 8, ठीक है, 4 2 6, 4 2 6, 5 और 2 7, और 5 का 5। ठीक है, इतना आ जाएगा 576.84। उसको ब्याज कितना मिला, उसको ब्याज मिला इतना, और उसने क्वेश्चन में हमसे अमाउंट पूछा है, वो राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, 576.84 उसको ब्याज मिला, और राशि कितनी थी, राशि हमारे पास में थी 2200 रुपये। तो 2200 रुपये में ऐड करेंगे 576.84। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा 0.84 और 6 7, 5 और 2 7 और 2, यानी कि 2776.84। हमने अप्रोक्स में माना था, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इसके आसपास होगा 2776 के, इससे थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में हमने 2 दिसंबर को जो शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व किया। ऐसे ही जो और शिफ्ट हुई है उनके मैथ्स के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।